नमस्ते। कई बार जब लोग मेरी कहानियाँ पढ़ते हैं तो मुझे लिखते हैं कि कहानी का अंत ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। और मैं कहूँगी कि सारे अंत ठीक हैं, क्योंकि जीवन भी संभावनाओं से भरा है, तो कहानी का अंत भी संभावनाओं से भरा होना चाहिए। परंतु हम यहाँ लावण्य की बात कर रहे हैं। लावण्य, मुझे लगता है, वो वही चुनेगी जो उसको अपने भीतर से लगेगा कि हाँ, यह सच है, यह उसका सच है। तो देखते हैं आगे लावण्य क्या चुनती है, उसके चुनाव क्या क्या है। लावण्या ने मुस्कुराकर पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय लावण्या, कहना मुश्किल है कि तुम सुंदर अधिक हो या बुद्धिमान अधिक हो, या यूं कहें कि तुम्हारा सौंदर्य बौद्धिक सुंदरता के साथ और भी सबल उठता है। जिस तरह तुमने निर्भय होकर जीवन में नए रास्ते ढूंढने का प्रयास किया है, मैं उसका सम्मान करता हूं। परंतु शायद तुम्हारी इसी प्रवृत्ति के कारण मुझे हमेशा तुम्हें खोने का डर भी लगा रहता था। इसलिए मेरे मुंह से शादी की बात इतने गलत तरीके से बाहर आ गई थी। यदि तुम मुझे मेरी उस बेवकूफ़ी के लिए माफ़ कर दोगी तो मैं भी स्वयं को माफ़ कर सकूंगा। तुम्हारे साथ बिताया हर क्षण सुखद था। तुम मेरी हर बात सहानुभूति से सुनती थी और अपनी किसी बात पर जिद नहीं करती थी। हर शाम तुम्हारे साथ सैर पर जाने का अर्थ था अपने मन को फिर से धो पोंछ कर अगले दिन के लिए तैयार हो जाना। फिर भी मैं ये कहूँगा कि हम दो अलग अलग लोग हैं। तुम जीवन में स्थिरता ढूंढ रही हो और मैं फॉसिल। यहाँ आकर शादी को लेकर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। इस क्षणिक जीवन में मैं किसी एक व्यक्ति के साथ बंधी हुई दिनचर्या नहीं जीना चाहता। मैं यहाँ खुले में सितारों के बीच रहना चाहता हूँ और महसूस करना चाहता हूँ कि मेरी यात्रा कहीं न कहीं इनकी यात्रा से जुड़ी है। मेरा और इनका कितना निकट संबंध है, कुछ वैसा जैसा मेरा बनारस से है। मैं किसी आत्मा या ईश्वर में विश्वास नहीं करता, परंतु कभी-कभी ये जरूर सोचता हूँ कि शायद तुम, मैं, पृथ्वी, चांद, सितारे सब अपनी स्मृति खो बैठे हैं। और जब हम दोबारा इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे तो शायद सब याद आ जाएगा। मैं एक वैज्ञानिक हूं और सोचता हूं कि एक दिन शायद हम पूरी तरह जान जाएंगे कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। परंतु ये ब्रह्मांड क्यों है, इसका उत्तर हमें शायद ही मिले। और मनुष्य जाति के सारे प्रयास बस तकनीकी उन्नति बनकर रह जाए। ये सच है, यदि एक जगह बसना मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे साथ बसता, अपने परिवार के सारे विरोधों के बावजूद। बहुत स्नेह, शेखर। उस रात पहले तो लावण्या का मन उदासी से भर गया। उसे लगा अब वो शादी नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसे शेखर के स्तर का कोई नहीं मिलेगा। परंतु जैसे जैसे उस पत्र के शब्द उसके गहरे उतरते गए, उसका मन अभिमान से भर उठा। शेखर ने उसके अंदर गहरी बसी आजादी की जरूरत को न केवल समझा था, अपितु चाहा भी था। प्यार का एक रंग संतोष का भी होता है। किसी का स्नेह आपको तृप्त कर जाए तो उस पर जीवन में और कुछ नहीं चाहिए होता। प्यार जितना भी हो, वो शून्य में नहीं पलता और हर भावना अस्थायी होती है। ग्रीक साहित्य में एस्ट्रोफनी की एक कहानी है कि पहले स्त्री पुरुष एक ही थे, एक दूसरे से जुड़े हुए, दो मुंह के साथ एक गेंद की तरह, और वो संतुष्ट थे और वे अभिमान से भर गए। उन्हें दंड देने के लिए ज्यूस ने उनको अलग अलग कर दिया। अब वो जीवन भर भटकते हैं एक दूसरे की खोज में। शेखर के बिना लावण्या को बोस्टन बहुत सूना लगता था। घर की चार दीवारी उसे काटने को दौड़ती थी।
कमरे में बत्ती जलाने का मन नहीं करता था। हमेशा थकावट सी रहती थी। कई दिनों से वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, सिर्फ कॉफी और बिस्कुट पर रह रही थी। उसे याद नहीं ऐसे कितने दिन बीत गए थे कि उसने रोमा को एक दिन अपने दरवाजे पर पाया। वो दाल चावल लेकर आई थी। उसने लावण्य को सीधे खाने का आदेश दिया और उसने किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह खा लिया। उस पर वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी की बागडोर कोई अपने हाथ में ले ले। रोमा वही कर रही थी। उसने बाथरूम की तरफ लावण्य को लगभग धकेला और उसे ढंग के कपड़े पहनने का आदेश दिया। उसके बाद वो लावण्य को घर से बाहर खींच कर ले गई। दिनों बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उसकी टांगें शिथिल हो रही थी, पर रोमा ने मजबूती से उसका हाथ थामा हुआ था। वे रोमा के घर पहुंचे। पहुंचते ही लावण्य सोफे पर निढाल होकर गिर गई। तुम कुछ दिन यहीं रहो, रोमा ने आदेश देते हुए कहा। लावण्य ने कहा। तब तक उसे पता नहीं था कि आपकी सहेलियां जरूरत पड़ने पर आपकी मां भी बन सकती हैं। उसने लावण्य को वो सारे आराम दिए जो मां दे सकती है। वो भावनात्मक रूप से इतनी कमजोर थी कि लावण्य ने इसे एहसान न मानकर अपना हक मान लिया। उसका पति, उसके बच्चे सब लावण्य को स्नेह दे रहे थे। उसे लग रहा था जैसे इनके घर में एक ही व्यक्ति महत्वपूर्ण है और वो है लावण्य। 2 हफ्तों में वो काफी संभल गई। पैसे कमाने थे, कुछ फोन करने थे और उसके भीतर इतनी मानसिक शक्ति आ गई थी कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट जाए। रोमा ने उसे जाने के लिए तैयार देखा तो मुस्कुरा दी। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, बस इतना याद रखना, बोस्टन में ये तुम्हारा अपना घर है। हाँ, लावण्य ने आंसू छुपाते हुए कहा। रोमा ने लावण्य को गले से लगा लिया। थोड़ी देर उसने लावण्य को कसकर पकड़े रखा, फिर एक झटके से छोड़ दिया। कहा बाय। वो फिर से अकेली हो गई थी, पर अब रोमा उस पर नजर रखे थी और इससे लावण्य एक शक्ति अनुभव कर रही थी। सोनीपत में उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, ना ही वे लंबी यात्राओं पर जाते थे। फिर भी उनके पास एक विशाल दुनिया थी। उसे नहीं याद कि वो घर में कभी अकेली रही हो। माँ कभी भी किसी एक बेटी को अकेला नहीं छोड़ती थी। उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। वहां जैसे दरवाजे बंद रखने का किसी को ख्याल ही नहीं आता था। प्राय सभी घरों के दरवाजे 2 गलियों में खुलते थे। बच्चे कभी कभी एक दरवाजे से या दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे, जैसे आम रास्ता हो। ये वो दुनिया थी जहां हर 500 कदम पर वो किसी ना किसी को जानती थी। उसकी कुछ ऐसी सहेलियां थी जिनके परिवारों के साथ पिछली 5 पीढ़ी से उनका मित्रता का संबंध था। ब्रह्मांड का वो हिस्सा उनका था जहां वे पूरी तरह पेड़ पौधों से लेकर कुत्ते बिल्लियां सबसे जुड़े हुए थे। वहीं जिस एकांतवास के लिए कभी कभी वे तरस जाते थे, वो यहाँ एक ऐसा बोझ था जिसे ढूंढना सीखना जीने के लिए अनिवार्य था। ये दिसंबर का महीना था। सब जगह बर्फ जमी थी। पिछले वर्ष रोमा के साथ जाकर सर्दियों के कपड़े खरीदे थे। अब वो सर्दी से भयभीत नहीं थी, परंतु वो जाती कहाँ? यूनिवर्सिटी तक बंद थी। उसने वीडियो लाइब्रेरी जाने का फैसला कर लिया। अपने नए बूट और जैकेट पहनकर वो अपने आप को कुछ खास समझ रही थी। इसी सर्दी में कितनी बार उसने अपने तन को सिकोड़ा था। दिमाग ऐसे लगता था जैसे जम गया हो, पर आज वो आत्मविश्वास से चल रही थी और उसका दिमाग इस शुद्ध खुली हवा में पूरी तरह से जी उठा था। वीडियो की दुकान पर उसे अचानक शेखर का चचेरा भाई सत्येंद्र मिल गया, जो टफ्ट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने भारत से आया था। वो उसको देखकर मुस्कुरा दी तो वो मुस्कुराता हुआ लावण्य की ओर आ गया। अब आगे देखेंगे लावण्य के नए रास्ते। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि ये यात्रा लावण्य की अकेले की नहीं है, ये उसके समय की है। 1980 का दशक कुछ ऐसा ही था। आपके फीडबैक की हमें प्रतीक्षा रहेगी।
हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।